डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को अस्पताल लेकर गई पुलिस। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया गया, भारी पुलिस बल तैनात। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, यूपी में तय समय पर होंगे विधानसभा चुनाव। जनगणना को आगे पीछे कर सकते हैं, फरवरी मार्च 2027 में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। सीएम योगी की कांवड़ियों से अपील, कांवड़ यात्रा में अनुशासन बनाए रखे, हुड़दंग से बचे। आज अमेरिका और ईरान के बीच जंग हुई तेज। अमेरिका का लगातार 7वीं रात ईरान पर हमला। चाबहार पोर्ट से लेकर खाड़ी के कई देशों तक हमले। भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट पर अटैक। ईरान ने कतर कुवैत पर दागी मिसाइल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को पुलिस सफदरगंज अस्पताल ले गई है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का विरोध किया, जिससे वहां हंगामा हो गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर कर रहे हैं। उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। उनका वजन 9.5 किलो से ज्यादा कम हो चुका है। दिल्ली पुलिस प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर खाली करने की अपील कर रही है। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप किया जाए और जरूरत पड़ने पर इलाज किया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक वांगचुक का वजन अब तक करीब 9.5 किलोग्राम घट चुका है। नई दिल्ली के डीसीपी ने एक्स पर जानकारी दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत की वजह से उन्हें जरूरी मेडिकल केयर के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रदर्शनकारियों ने रुकावट डालने की कोशिश की, जिसमें हंगामा हुआ। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी नेट पेपर लीक के विरोध में 20 जून से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक भी उनके साथ आंदोलन में शामिल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों से अनुशासन, धैर्य और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के हुड़दंग से विरोधी यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शामली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी तरह का हुड़दंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का विरोधी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा, याद रखना हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता व जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा आगे कि जीवन में धैर्य और अनुशासन हमारी सबसे बड़ी पूंजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, छोटी छोटी बातों को लेकर कहीं भी हुड़दंग नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और लोक कल्याण की यह परियोजनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रगति को नई गति देंगी और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को और अधिक मजबूत करेंगी। मेरठ के चर्चित ललिमा गौतम प्रकरण में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। घटना की जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए विवेचना में किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। पीड़ित परिवार की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। साथ ही मृतका के पिता और चाचा को एक मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने को भी कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड सहित सरकार की सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ तत्काल दिया जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पीड़ित परिवार ने सरकार के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों और 2026-27 की कार्य योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
इस बैठक में कृषि मंत्री शिल्पी नेता तिर्की समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल किसान पाठशाला विकसित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक और तकनीक आधारित खेती का प्रशिक्षण दिया जाए तथा कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों के सहयोग से नवीन कृषि तकनीकों का प्रसार किया जाए। वर्तमान में संचालित किसान पाठशालाओं को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कम वर्षा वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए दलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा देने की रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य में सामान्य से कम वर्षा की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष रणनीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने खासकर पलामू, प्रमंडल और अन्य कम वर्षा वाले जिलों में कम पानी वाली फसलों, जन संरक्षण, जैविक खेती और व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में मजबूत रिक्रूटमेंट सिस्टम विकसित करने की बात कही। देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पेपर लीक, भर्ती व्यवस्था और युवाओं के भविष्य को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, सिर्फ 1% लोग पेपर लीक का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन इसकी कीमत 99% ईमानदार और गरीब युवाओं को चुकानी पड़ती है। राहुल ने कहा, मीडिया शादी और चीते की बात करेगी, लेकिन पेपर लीक जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश का मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है और तकनीकी के बेहतर इस्तेमाल से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर काफी हद तक रोक लगाई जा सकती है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने की बात बताई, ताकि मेहनत करने वाले युवाओं को न्याय मिल सके। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मौजूदा टेस्टिंग सिस्टम पुराना हो चुका है। बलरामपुर पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी और बैंक मैनेजर बताकर लोगों से ऑनलाइन ठगी करते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी बैंक आईडी और फर्जी आधार कार्ड बरामद किए। जनपद में चलाए जा रहे साई वाजरा अभियान के तहत कोतवाली, उतरौला पुलिस और जनपदीय साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए मोहित नाथ और संगम नाथ नामक 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों आरोपी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देते थे और प्रोसेसिंग फीस व अन्य चार्ज के नाम पर ऑनलाइन रकम वसूल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड की छाया प्रति और फर्जी बैंक आईडी बरामद की है। अमेरिका ने लगातार 7वीं रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में पुल, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के निवेश वाले चाबहार पोर्ट का एक कंट्रोल टावर निशाना बना। जवाब में ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की ओर मिसाइलें दागी। अमेरिका के चाबहार के शहीद कलंतरी पोर्ट का सर्विलांस टावर नष्ट करने का दावा किया, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमलों की बात कही। बता दें आपको कि हर बीते दिन के बाद दोनों देशों के बीच जारी लड़ाई और भीषण होती जा रही है। चाबहार पोर्ट के टावर पर पिछले 1 हफ्ते में यह चौथा हमला है। इससे पहले ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने चाबहार पोर्ट और कंट्रोल टावर पर अमेरिकी हमले की पुष्टि की थी। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने टावर के क्षतिग्रस्त होने की तस्वीर भी शेयर की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि फाइटर जेट, ड्रोन और युद्धपोतों से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सेंटकॉम ने कहा कि हमलों में तटीय निगरानी केंद्र, एयर डिफेंस सिस्टम, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। चाबहार पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। भारत ने इसके विकास में निवेश किया और इसका संचालन भारतीय कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कर रही है। यह बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापारिक पहुंच उपलब्ध कराता है। वहीं ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 तेल टैंकरों में विस्फोट हो गया। IRGC ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की गलत जानकारी के कारण दोनों टैंकर समुद्र में बिछी माइंस से टकराने के बाद आग की चपेट में आ गए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर में कथित दान चोरी के मामले को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। शंकराचार्य ने ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की आलोचना करते हुए कहा कि यदि कोष में चोरी हुई है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में गिरफ्तार किए गए लोग केवल बलि का बकरा बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि SIT की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की बात कही गई,
लेकिन ट्रस्ट महासचिव चंपत राय के कथित इस्तीफे को लेकर केवल प्रचार किया गया। शंकराचार्य का कहना था कि चंपत राय ने वास्तव में इस्तीफा नहीं दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद इन दिनों गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण यात्रा पर हैं। अयोध्या में उनकी यात्रा रुदौली से शुरू होकर मिल्कीपुर, बीकापुर और गोसाईगंज होते हुए अयोध्या विधानसभा क्षेत्र तक जाएगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। यूपी के हमीरपुर में मानसून की दस्तक के साथ ही बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। यमुना और बेतवा नदियों के बीच बसे इस जिले में हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। इसी को देखते हुए जिम्मेदार विभाग मोधवा बांध विभाग ने पहले से ही कमर कस ली है और तटबंधों की सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमीरपुर जिले में दो प्रमुख नदियां यमुना और बेतवा हैं, जो बाढ़ के दौरान जमकर कहर बरपाती हैं। बाढ़ से बचाव को लेकर मोधवा बांध विभाग ने तटबंधों की सफाई का काम पूरा कर लिया। कमजोर स्थानों पर मिट्टी और बालू की भराई की गई। आपात स्थिति के लिए बोरियों का पर्याप्त इंतजाम किया गया। इसके अलावा रेत पंप और अन्य जरूरी संसाधनों को भी तैनात कर दिया गया। विभागीय अधिकारी लगातार तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं और संवेदनशील इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कर्मचारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि नदी के जलस्तर पर हर घंटे नजर रखी जा रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। जहां हापुड़ में तेज रफ्तार एक बार फिर सड़क हादसे की वजह बनी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। हादसे में ट्रॉली पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। दुर्घटना के बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र स्थित दयोमी पुलिस चौकी में नशे की हालत में एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। आरोपी चौकी के अंदर घुस गया और वहां रखे शीशे व गमलों को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है कि घटना के समय चौकी पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर युवक ने तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में कर रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। प्राथमिक विद्यालय में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय के दोनों शिक्षक कक्षा 1 के छात्र को स्कूल के अंदर ही छोड़कर ताला लगाकर घर चले गए। बताया जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक मासूम बच्चा बंद स्कूल के भीतर फंसा रहा। जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसकी तलाश करते हुए विद्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने बच्चे को स्कूल के अंदर बंद पाया। परिजनों की सूचना पर शिक्षक वापस विद्यालय पहुंचे और ताला तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कन्नौज में सड़कों पर सड़ा आलू फेंकने वाले कोल्ड स्टोरेज संचालकों पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उद्यान विभाग ने 2 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी जारी रही तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। कन्नौज में कई कोल्ड स्टोरेज के बाहर सड़ा आलू खुले में फेंकने से दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। इससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला उद्यान अधिकारी आशीष कटियार ने बताया कि एनजीटी की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के लिए 2 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। जिले में करीब 197 कोल्ड स्टोरेज संचालित है। विभाग ने सभी संचालकों को एडवाइजरी जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि सड़े आलू को खुले में फेंकने के बजाय अपनी निजी जमीन में गड्ढा खोदकर वैज्ञानिक तरीके से दबाया जाए। रायपुर नगर पालिका निगम के आयुक्त के निर्देशानुसार नगर निगम जोन 3 जोन कमिश्नर के मार्गदर्शन एवं कार्यपालन अभियंता सहायक अभियंता की उपस्थिति में नगर निगम जोन 3 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा जोन 3 क्षेत्र अंतर्गत गुरु घासीराम वार्ड क्रमांक 48 अंतर्गत
काशीराम नगर गली नंबर 1 में विगत कई वर्षों पुराने नाली प्रवाह को रोकने किए गए लगभग 23 अवैध कब्जों को गंदे पानी के सुगम निकास प्रबंधन एवं बारिश में जल भराव की समस्या की आशंका को दूर करने, श्रमिकों की सहायता से तोड़ने एवं सफाई की बाधा दूर करने की कार्रवाई की गई। उक्त स्थल पर नगर निगम द्वारा नाली की सफाई करवाकर सड़क एवं नाली का निर्माण जनहित में जन सुविधा की दृष्टि से शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। श्रीनगर रेलवे क्रॉसिंग पर एक युवक ने साउथ बिहार एक्सप्रेस के सामने छलांग लगा दी। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रेन को मौके पर ही रोक दिया गया, जिसके चलते करीब 15 मिनट तक साउथ बिहार एक्सप्रेस वहीं खड़ी रही। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल युवक के ट्रेन के सामने कूदने के कारणों का पता नहीं चल सका है। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल और संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय यादव को सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से जमानत मिल गई है। दोनों पिछले करीब 8.5 महीने से जेल में बंद थे। अमित बघेल को कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 5 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 3 फरवरी को बलौदा बाजार मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर अजय यादव भी इसी प्रकरण में जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अमित बघेल के खिलाफ 32 आपराधिक मामले दर्ज हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सरकारी पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि बलौदा बाजार मामले में वह मास्टरमाइंड है। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अमित बघेल और डॉक्टर अजय यादव को जमानत प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि दोनों को इस मामले में करीब 3 महीने पहले हाईकोर्ट से भी जमानत मिल चुकी थी। हालांकि अन्य मामलों में गिरफ्तारी के कारण वे जेल में थे। पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यालय में एक लगभग 14 वर्षीय बालक अपनी 2 छोटी बहनों के साथ मदद की गुहार लेकर पहुंचा। बच्चों ने बताया कि उनके माता पिता का निधन हो चुका है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तीनों बच्चे पूरनपुर विकासखंड के ग्राम राजपुर महराजपुर के निवासी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी को बुलाकर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों को बिस्कुट, चॉकलेट, पानी की बोतल उपलब्ध कराई और अपनी ओर से आर्थिक सहायता भी दी। साथ ही उप जिलाधिकारी कलीनगर और बीडीओ पूरनपुर को तत्काल बच्चों के गांव जाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जिला प्रोबेशन अधिकारी बच्चों को लेकर उनके गांव पहुंचे, जहां पंचायत भवन में अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में बच्चों के माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र तत्काल जारी किए गए और उन्हें राशन उपलब्ध कराया गया। बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। इसी गांव के 2 अन्य अनाथ बच्चों के भी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कराए गए। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।